PSL 11 से पहले सियालकोट की टीम एक बार फिर से बिक चुकी है, लेकिन अब वो कोई और ग्रुप है। भाई किसने खरीदा इस पर बात करते हैं। और अगर कल बारिश ना होती तो क्या हम हार जाते या फिर न्यूजीलैंड वाले हार जाते, और क्या पाकिस्तान का फैसला ठीक था? भाई इस पर भी बात करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, PSL 11 के लिए मैं आज दो टीम्स की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करना। बहुत दोस्तों दोस्तों वीडियो में बनने से पहले चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर देना और सभी को बताओ वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को जो है वो रमजान मुबारक। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि यार आप लोगों के रोजे बहुत ही शानदार गुजर रहे होंगे, क्योंकि यार अभी जो है वो मौसम बहुत ही ठंडा है, तो अभी पता भी नहीं लग रहा और आगे भी इंशाल्लाह पता नहीं लगेगा। तो खैर दोस्तों, PSL 11 से पहले सियालकोट की टीम एक बार फिर से बिक चुकी है, यानी कि दोस्तों सियालकोट की टीम के जो शेयर थे वो किसी और ग्रुप ने खरीद लिए है। अब जब टीम्स का ऑक्शन था पहले तो बड़े भड़के मार रहे थे ये ओजी ग्रुप वाले। वो जब 185 करोड़ इन्होंने अनाउंस किए तो कहा कि भैया ऐसे चौड़े हो गए थे कि भैया सबसे महंगी टीम हमने खरीदी है। लेकिन जब टीम खरीद के घर बैठे, जब उन्होंने हिसाब किताब किया तो भैया वो सोचने लगे कि भाई इतना तो हमारा प्रॉफिट नहीं है जितने हमने पैसे लगा दिए बोली में। तो भाई अब जाकर जो है वो सब कुछ खुल गया है राज। और यही नहीं दोस्तों, वसीम अकरम जो कि इस टीम के मेंटोर बनने वाले थे, उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दी थी। और इस टीम को देखकर कि भैया इस टीम के तो हालात बहुत ही टाइट होने वाले हैं। और मेरे दोस्तों सियालकोट स्टैलियंस का सबसे पहला ओनर होगा जो सबसे बोस्ट जाहिर हुआ है, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है बहुत सारे ओनर्स आए, वो अच्छे खासे उन्होंने पैसे भी दिए और सब कुछ हुआ, अच्छी खासी डील भी हुई। लेकिन दोस्तों ये जो ओनर था सियालकोट स्टैलियंस का, ये तो भाई ड्रामेबाज निकला है यार, ये तो पैसे ही नहीं दे रहा था। तो खैर अब जो है वो एक बार फिर से टीम जो है वो खरीद चुकी है। अब किसके हाथों में गई है ये तफसील से मैं आपको बताता हूँ। भाई किस्सा जो है वो 8 जनवरी से शुरू होता है। 8 जनवरी को ओजी ग्रुप जो है वो सियालकोट स्टैलियंस को 185 करोड़ में लेती है, और फिर 20 जनवरी को एक पार्टनर जो है वो लेफ्ट कर देता है टीम का। और उसके साथ 9 फरवरी को खबर आती है कि ओजी ग्रुप सोल्ड हो चुका है। 75% इसके शेयर जो है वो सियालकोट स्टैलियंस को ऑस्ट्रेलिया एंड फंड्स को दे दिए हैं। और साथ ही साथ अब 18 फरवरी को फिर मैसेज आया और उसमें ये कहा गया कि अल्फा ग्रुप मेड सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट ओजी ग्रुप एंड लेफ्ट दी टीम, यानी कि जो भाई ऑस्ट्रेलियन टीम को 75% जो है वो शेयर दिए थे वो उन्होंने वापस ले लिए। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए ओजी ग्रुप के ऊपर। तो खैर अब 22 फरवरी को एक बार फिर से रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया अ न्यू पार्टी एग्री टू बाय 90% शेयर्स एंड विल एट द कंट्रोल ऑफ ओजी ग्रुप, यानी कि 90% जो शेयर्स है वो ओजी ग्रुप से ले लिए गए हैं सियालकोट स्टैलियंस के। तो खैर ओजी ग्रुप टर्न आउट टू द वर्स्ट ओनर इन द हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है PSL की सबसे बदतरीन जो ओनर था वो ओजी ग्रुप का ही रहा। बाकी सारे बहुत ही दिल के अच्छे भी थे और साथ साथ इन्होंने पैसे भी दिए थे। लेकिन अब आप पूछ रहे होगे कि भैया सियालकोट स्टैलियंस को खरीदा किसने? भाई उस हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को पता होगा जब मुर्ताज सुल्तान की टीम के ऊपर बिडिंग हो रही थी तो उसमें एक ओनर था जो कि भैया रो भी रहा था और उदास भी हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ से टीम चली गई थी। अब बहुत खपा हुए थे। तो भैया उस बंदे ने जो है उस सियालकोट स्टैलियंस को खरीद लिया है, यानी कि CD वेंचर्स ऑन बाय गौहर शाह, यानी कि जो गौहर शाह है वो न्यू ओनर है सियालकोट स्टैलियंस के। उन्होंने 98% जो शेयर्स हैं वो सियालकोट स्टैलियंस से खरीद लिए हैं। अब जाकर जो है वो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि लग रहा है कि भैया ये प्रोफेशनल है और ये टीम को अच्छे खासे तरीके से संभालेगा। और जो मुझे ओजी ग्रुप के बंदे लग रहे थे वो तो शक्ल से भाई पुरानिया लग रहे थे यार, इसकी शक्ल देखो जरा। तो खैर दोस्तों इस सवाल से आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो गौहर शाह है क्या ये टीम को चला पाएगा या फिर आगे जाके बहुत ज्यादा ड्रामे होने वाले हैं मजीद, क्योंकि मुझे खबरें आ रही हैं कि भाई और भी कुछ हो सकता है। तो खैर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया PSL 11 से पहले ये क्या क्या हो रहा है यार। और हाँ, अगर कल बारिश ना होती तो क्या भाई हम हार जाते या फिर हम न्यूजीलैंड वालों को हरा देते? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है सबके दिमाग में जितने भी फैंस है। तो मैं आपको बताता चलूं कि भैया वो स्टेडियम था, वो वेन्यू था जहां पर हमारा इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था और हम हार गए थे बदकिस्मती से, 60 रन से हार गए थे, इतने ज्यादा रन थे। तो खैर हमने बाद में सोचा कि क्यों ना अब अगर हमारा कोई भी मैच आता है तो भैया हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेंगे। तो
ऐसे ही हुआ भाई, आंखें बंद करके हमने टॉस जीता और आंखें बंद करके हमने डिसाइड किया कि भैया बारिश हो रही है, कोई मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, कोई डर के आगे जीत है। लगता है स्टिंग की बोतल पी के आए थे। तो मेरे दोस्तों सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और अब मेरे दिल में यही था कि खुदारा कि भैया बारिश ना रुके, क्योंकि अगर बारिश रुक जाती और ओवरकास्ट कंडीशन होती भैया बॉल जो है वो इतना स्विंग होना था और उसके बाद न्यूजीलैंड को ही फायदा होना था और न्यूजीलैंड ही जल्दी चेस कर जाती। अगर पाकिस्तान ने टारगेट सेट कर दिया होता और जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई होती और एक बार फिर से बारिश हुई होती तो भैया वो जो स्कोर है वो मजीद कम हो जाता। फर्ज अगर 8 ओवरों का मैच हुआ होता तो पाकिस्तान की टीम ने 112 रन बनाए होते, लेकिन जब बारिश एक बार न्यूजीलैंड की बारी में हो जाती तो भैया उसके बाद जो है वो डीआरएस के मुताबिक यानी कि डक लुइस मेथड के मुताबिक जो है वो रन उनको चेस करने थे 6 ओवरों में 80 रन, यानी कि वो तो फटाफट कर लेते यार। तो ये अच्छा हुआ, मैं बहुत ही खुश हूँ दोनों टीम्स के लिए कि भैया बारिश होगी और एक एक पॉइंट सबको मिल गया। लेकिन अगर बारिश ना होती और ओवरकास्ट कंडीशन ना होती तो फिर भी हम न्यूजीलैंड को हरा देते इजीली, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो हमारा पल्ला भारी था और जो कह रहे थे कि भैया आप नहीं हरा सकते न्यूजीलैंड को, उसको मेरे सामने ले आओ, आगे मैं तफसील से बता दूंगा उस। लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरकास्ट कंडीशन में इन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस की थी, मुझे एक सवाल डाउट हो रहा था, अगर मैच शॉर्ट हो जाता यानी कि 15 ओवर का हो जाता, 12 ओवर का हो जाता या 8 ओवर का हो जाता तो उसमें बाबर आजम का क्या काम था यार। बाबर आजम को आप रेस्ट करवा देते और ख्वाजा नाफे को आप खिला देते, एक हैंड पे ख्वाजा नाफे एक हैंड पे फखर जमान। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को खिला दिया। लेकिन दोस्तों फखर जमान के साथ साथ आपको ख्वाजा नाफे की भी जरूरत पड़ जाती, क्योंकि दोस्तों वो पावर हिटिंग करता है, जहां पर भी कोई भी सिचुएशन है वो आपको रन्स करके दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और गलती इन्होंने की कि ये लोग सिर्फ एक ही मेन बॉलर के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि अगर 5 ओवर्स का मैच हो जाता तो भैया एक एक ओवर ही सबको करवाना था और एक एक ओवर में ही सबकी मार पुटाई पड़ जाती। यहाँ पर इनको 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, मेन फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, एक सलमान मिर्जा और एक हमारे नसीम शाह। बाकी इनकी प्लेइंग 11 बिल्कुल ठीक है, 1-2 चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि अगला जो मैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, वो है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर हम वो जीत जाते हैं तो भैया हाँ हमें जो है वो तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार कुछ हो रहा है। तो खैर दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये फैसले ले रहे हैं आंखें बंद करके, क्या ये ठीक ले रहे हैं, और हाँ क्या बाबर आजम की जगह बनती है कि जब बारिश हो जाए ओवरकास्ट कंडीशन हो, इस हवाले से भी लाजमी बताना। और वही दोस्तों PSL 11 से पहले भाई मैक्सवेल ने जो है वो हैदराबाद की टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो भैया मैं 2 टीम्स की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 आज बताने वाला हूं और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो है वो 2-2 टीम्स की हम स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उन सबने जो है वो पेशावर ज़ल्मी और ज़्यादातर हैदराबाद, भाई इन दोनों की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 का बताया मुझे कि भैया इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बताओ कि क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पेशावर में रहते हैं और वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे लाइक करते हैं। तो मैंने कहा यार चलो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भाई प्लेइंग 11 आपको बता देता हूँ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 क्या बनती है। तो खैर मैंने जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बनाई है उसमें सबसे पहले आ जाता है किंग बाबर आजम और उसके बाद जो है वो उसका साथ देंगे जेम्स विंस, क्योंकि भाई साइम अयूब तो है नहीं तो मैंने जेम्स विंस को शामिल किया है। तो खैर विकेट कीपर मोहम्मद हारिस हो जाएंगे, फिर उसके बाद गुशाद मेंडिस हो जाएंगे, फिर माइकल ब्रेसवेल हो जाएंगे, फिर इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद, आमिर जमाल, सुफियान मुकीब, नाहिद राना और आखिर में आ जाते हैं अली रजा। तो मेरे दोस्तों ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बनाई है पेशावर ज़ल्मी की। तो आगे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में किसकी कमी है और किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि इस स्क्वाड में से ये स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 अच्छी खासी बन रही है और ये सबको अच्छे टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसमें मिडल ऑर्डर भी शामिल है। आपके पास इफ्तिखार अहमद, माइकल ब्रेसवेल, अब्दुल समद, आमिर जमाल तक जो है वो आपकी मिडल ऑर्डर है, साथ ही साथ गुशाद मेंडिस है और हाँ ओपनर देखे तो भाई बाबर आजम है, वन डाउन मोहम्मद हारिस है। और इसी तरह अगर हम बॉलर्स की बात करें तो भैया सुफियान मुकीम को मैंने शामिल किया, नाहिद राना को शामिल किया, अली रजा को शामिल किया और एक आमिर जमाल ऑलराउंडर आ जाते हैं तो वो भी फास्ट करवाते हैं। 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर्स के साथ मैं जाऊंगा और खैर इसी के साथ माइकल ब्रेसवेल भी जो है वो ऑलराउंडर है, वो भी स्पिन
करवाते हैं। तो खैर कॉम्बिनेशन मैंने जो है वो चुन के डाले हैं प्लेयर्स को, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 मैंने बनाई है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इस स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो खैर अब दूसरी टीम की बात करते हैं, और दूसरी टीम जो है वो हमारी हैदराबाद आ जाती है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल से मुझे याद आया कि यार ग्लेन मैक्सवेल का मैं बता ही रहा हूँ, तो इसी के साथ मैं उसकी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 भी बना लेता हूँ। तो खैर मैं दोस्तों हैदराबाद के जो ओपनर्स होंगे वो साइम अयूब और कुशाल परेरा, और उसके बाद वन डाउन उस्मान खान आ जाएंगे, फिर लबुशेन आ जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, और उसके बाद इरफान खान न्याजी, मां सदाकत, हसन खान, और उसके बाद मोहम्मद अली, फिर रायली मैड्रिड, और उसके बाद आकिब जाबेर। तो मेरे दोस्तों ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है ना भाई ये सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख देगी, क्योंकि मैंने जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बनाई है ये बहुत ही कमाल है और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है भाई। ओपनर्स आपके कुशाल परेरा, साइम अयूब, और वन डाउन आपके आ जाते हैं उस्मान खान, फिर आ जाएंगे लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल। भाई तबाही तबाही है। आगे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया इस स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में क्या होने वाला है। और हाँ अगर हम बात करें कैप्टन की, तो भैया कैप्टन कौन होगा हैदराबाद का, तो मेरे दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है या तो भाई ग्लेन मैक्सवेल को बना देंगे, या फिर इरफान खान न्याजी होंगे, या फिर हमारे साइम अयूब होंगे। भाई ये 3 चांस है कैप्टन बनने के। आगे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 क्या ठीक है, कितने पॉइंट्स आप दोगे, और हाँ कैप्टन किसको बनाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना। तो खैर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा चलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक से बात करेंगे। और हाँ दोस्तों मेरा आप लोग से सवाल है कि नेक्स्ट जो है वो 2 टीम कौन सी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ अगला जो मैच है वो क्या हम जीत पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ, और हमें कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए, उस हवाले से भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। जो सही और स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बताएगा उसको भाई मैं लाइक भी करूंगा, और उसका कमेंट जो है वो मैं पिन भी करूंगा। ओके अल्लाह हाफिज, और चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब कर देना।